व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु की इन जनरल ओवरऑल राहु के बारे में, जो पंडित जी ने बताने की कोशिश की है लाल किताब 1941 में। एक जनरल इंट्रोडक्शन एज पर लाल किताब 1941। तो चलिए देखते हैं क्या गहरे राज छुपे हैं राहु के लाल किताब 1941 में। तो दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा राहु, और राहु को पंडित जी ने डिफाइन किया रहनुमाए गरीबा। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं बहुत गहराई तक गया, बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ा कि राहु जो है उसको पंडित जी ने रहनुमाए गरीबा क्यों लिखा। रहनुमाए मतलब कि इंचार्ज, लीडर या रखवाला, गार्डियन, कुछ भी कहें, या उनका सरदार। और किनका? गरीबों का। राहु जिससे सारी दुनिया कांपती है, डरती है, घबरा जाते हैं, जो तहस नहस कर देता है, और वो गरीबों का सरदार कैसे? दोस्तों, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा, बहुत दिनों तक सोचता रहा। ये जो बड़े बड़े पाखंडी ज्योतिषी जो अपने साथ लिखते हैं लाल किताब एक्सपर्ट, PhD इन एस्ट्रोलॉजी इन लाल किताब, इनको पूछो, ये इनकी इस एक शब्द के बारे में नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। थोड़े दिन पहले ही मेरे को मेरे मित्र बता रहे हैं कि कुछ ज्योतिषी हैं, वो ना बड़ा अहंकार करते हैं कि उनके पास ओरिजिनल किताब है या फोटो कापी है उर्दू की। कहते हैं कि उर्दू में लाल किताब को पढ़ना चाहिए, और कुछ तो इतना कहते हैं कि कहते हैं हमने स्पेशली उर्दू भाषा सीखी लाल किताब को पढ़ने के लिए। मेरी हंसी निकल गई। क्यों? दोस्तों, अगर मैं आपको एक डिजिटल कैमरा ला दूं जो लाख 2 लाख रुपए का है, DX FX पता नहीं क्या जूम लेंस ला दूं, तो क्या आप फोटोग्राफर बन जाएंगे? अगर मैं आपको जज की कलम ला दूं, तो क्या आप सही फैसले करने लग पड़ेंगे उस कलम से? दोस्तों, अगर चीज़ों से चीज़ों से ज्ञान प्राप्त होता, ओरिजिनल चीज़ों से या भाषा से, ओरिजिनल भाषा से, तो जितने भी अमीरों के बच्चे थे वो सभी पढ़ जाते, और गरीबों के बच्चे कभी ना पढ़ सकते। दोस्तों, मेरे पिताजी कहावत सुनाते हैं, कहते कि हमारे मित्र थे कुछ, जब उन्होंने पढ़ाई की मेरे पिताजी ने, तो उस समय में कह लें कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी नई नई आई थी, किसी किसी के घर में होती थी। वो बहुत पुरानी बातें सुनाते हैं। मेरे दादाजी जो थे वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, और वो सुनाते हैं कि कुछ बच्चे जो मेरे मित्र थे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़े हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि अगर मेरे पास, मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, अगर मेरे पास 10 किताबें हैं मेरे को हेल्प करने के लिए अलग अलग ऑथर्स की, तो मैं क्या अच्छे नंबर ले जाऊँगा? पढ़ने वाला एक किताब क्या, एक शब्द से ही बहुत कुछ सीख जाता है। और ना समझने वाला, चाहे वो ओरिजिनल की उर्दू किताब पढ़े, चाहे पंडित जी के हाथों से लिखी किताब पढ़े, उसका दिमाग वहीं का वहीं रह जाता है। दोस्तों, जो विद्या होती है वो प्रेम से आती है। प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 पर्सन प्रेम करते हैं, चाहे वो डिफरेंट कल्चर से हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में आए, चाहे वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते,
जब उनमें प्रेम हो तो ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है कि मेरे पास उर्दू की ओरिजिनल किताब पढ़ी है, या मेरे पास तो जी उर्दू की किताब है, या मैंने स्पेशली उर्दू सीखी है लाल किताब को समझने के लिए, तो मैं बेट लगाकर ऐसे ज्योतिषियों के, पखंडी ज्योतिषियों, महान ज्योतिषियों का मैं शरेआम चैलेंज करता हूँ कि एक लफ्ज़ का भी मतलब मेरे को समझा दें। मेरे ख्याल से नहीं वो समझा पाएंगे। बात करें इस वर्ड का, रहनुमाए गरीबा। दोस्तों पंडित जी ने लिखा राहु रहनुमाए गरीबा। अब जैसा कि मैंने कहा कि गरीबों में राहु को क्या मिला भाई, इतना महान राहु, इतना ताकतवर राहु, और वो सरदार बन गया या इंचार्ज बन गया या केयर टेकर बन गया, किसका? गरीबों का जी। हाँ, मैंने सुना है अपने भाइयों से, ज्योतिषियों से उपाय सुने हैं, गुरुओं से, कि अगर आपका राहु खराब हो या आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो रास्ते में अगर आपको भंगी मिल जाए, कोई बैगर मिल जाए, तो उसको क्वाइन दे रहे हैं एक, तो आपका काम बन जाता है। या अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो और रास्ते में आपको जमादार मिल जाए तो ये एक शुभ निशानी होती है, शुभ संकेत होता है। और अगर वो झाड़ू लगाता हुआ जमादार आपको मिल जाए आप किसी शुभ काम के लिए, ये मेरे साथ हुआ है, मेरी मम्मी ने बताया था और आई वॉज शॉक्ड, तो वो काम आपका बन जाता है। तो देखने वाली बात है कि ये लॉजिक क्या है। समझ में आता है कि जो मजदूर लोग हैं, जो झाड़ू लगाने वाले या भंगी या बैगर्स, वो राहु के साथ लिंक्ड है। कैसे कैसे रहनुमाए गरीबा कैसे हो गया? दोस्तों इसका लॉजिक ये है, राहु क्या है? राहु है ख्वाहिशें, अटैचमेंट, किसी चीज़ को पा लेना। और जब हम उसको चीज़ को पा लेते हैं तो राहु खत्म हो जाता है, फिर केतु आ जाता है। केतु क्या है? अचीवमेंट। किसी भी गोल को जब आप अचीव कर लेते हो, किसी भी अचीवमेंट को आप प्राप्त कर लेते हो, झंडा गाड़ देते हो, केतु इटसेल्फ इज अ झंडा, तो वो क्या है? केतु है। तो दोस्तों एक जो गरीब है, यहाँ पर एक मेरे को शायरी याद आ गई, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। माफ़ करना, मैं जब भी बोलता हूँ मैं लिख कर नहीं बोलता, जो दिमाग में आता है ऐसे ऊट पटांग जो भी बोल देता। ये शायद गालिब जी की लिखी हुई है, अगर सही ना बोली हो तो आपको पता ही। कहने का भावार्थ है कि एक जो गरीब इंसान है उसकी न जाने कितनी हज़ारों ख्वाहिशें होंगी और वो जो कभी पूरी भी नहीं हो सकती, यानी कि तलब होगी उसको, उसकी न जाने कितनी ख्वाहिशें उसके मन में उसने दबा रखी होंगी जो पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पूरा का पूरा प्रकोप या पूरा का पूरा आधिपत्य या पूरा का पूरा इंचार्ज उस समय उनका कौन है? राहु है। राहु क्या है? किसी चीज़ की लत, वो चीज़ जो आपके दूर है, दिखाई नहीं दे रही, आपके पास नहीं है, जो अदृश्य है, जिसे आप सोच रहे हो पर आप उसे पा नहीं सकते, वो राहु है जो छिपा हुआ है। तो इतनी ख्वाहिशें उनके मन में छिपी हुई हैं जो पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राहु का प्रभाव किन पे होगा? गरीबों पे। क्योंकि जो एक अमीर है उसने सपोज मान ले कि उसने गाड़ी लेनी है, वो BMW ना लेगा, बीमर ना लेगा, वो मारुति ले लेगा, काम तो उसका निकल गया। घड़ी लेनी है रोलेक्स की ना ले लेगा, टाइमेक्स की ले लेगा, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर एक गरीब जो कभी वो अचीव ही नहीं कर सकता, यानी कि वो राहु के घेरे में ही फंसा हुआ है, उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो रहनुमाए गरीबा। आगे पंडित जी ने ब्रैकेट में लिखा मुसाफिरा। तो दोस्तों मुसाफिर क्या होता है? मुसाफिर, देखिए जो रास्ता है वो राहु है, जो मुसाफिर है वो राहु है, जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो केतु है। जब आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो तो वो केतु है, यानी कि उसको आपने अचीव कर लिया। हम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, जैसे मान लें कि आजकल सारा कुछ पहले ही प्री प्लान्ड है। पुराने ज़माने में तो जब एक मुसाफिर घर से निकलता था तो उसे इतना भी नहीं पता होता था कि मैंने कहाँ मेरे को रात पड़ जाएगी, कहाँ मेरे को ठहरना पड़ेगा, कहाँ मेरे को रुकना पड़ेगा और क्या होगा। पर आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है,
मान लें हमने सारा कुछ प्लान कर लिया कि हम ये होटल भी बुक करा लिया, सारा कुछ अपना सफ़र प्लान कर लिया, पर फिर भी उस सफ़र में हमें कुछ नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए, कब हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, कब क्या आपदा आ जाए। यानी कि अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है, जो निश्चित नहीं है, वो राहु है। तो जितनी अनसर्टेनिटी यानी कि अनसर्टन जो मुसाफिर के साथ होता है, एक राहगीर के साथ, एक मुसाफिर के साथ, कि कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रोटी कहाँ पर खाएगा, पेशाब कहाँ पर जाएगा, खाएगा कहाँ, सोएगा कहाँ, पिएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, क्या हो जाए, किस सड़क को वो मुड़ जाए, कहाँ हो जाए, कौन मिल जाए, क्या नहीं मिल जाए। तो ये सारा एक मुसाफिर के साथ हो सकता है, तो इसलिए राहु प्रधान है वहाँ पर। तो दोस्तों, ये राहु रहनुमाए गरीबा और मुसाफिरा की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंगली। अगर किसी भी बात में मैं कुछ गलत बोल गया तो उसके लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की पंक्तियों पर। आगे पंडित जी ने लिखा, राहु मालिक है लहर दिमागी, बिजली कड़क भी होता है, रंग शाम या नीला उसका काम चमक के करता है। दोस्तों, राहु मालिक है, किसका मालिक है? और लहर दिमागी, दिमाग की लहरों का। देखिए दोस्तों, इंसानी जो दिमाग है, अगर साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, कितने सारे बिलियन मिलियन पता नहीं कितने होते हैं। और इंसान के अगर आप वीडियो देखेंगे, साइंटिफिकली वीडियोस आप देखेंगे, मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे करंट की तरह दिखाएंगे कि एक एक्सॉन से या एक न्यूरॉन के वो एक करंट की तरंग गई और इधर से उधर, और ब्रेन को उसने क्वेश्चन किया या ब्रेन ने आगे रिप्लाई किया। तो अगर देखिए दोस्तों, लहर यहाँ पर पंडित जी ने क्या कहा है कि एक समुंदर की जैसे एक लहर होती है। एक लहर जब समुद्र की आती है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि वो लहर कैसी आएगी, क्या बहा के ले जाएगी, कितनी उसकी पावर होगी, और वो समुंदर को उथल पुथल कर देती है। समंदर क्या है? लहर किस पे आती? पानी, यानी कि मन को। दोस्तों, अगर आप किसी बर्तन में आप एक सिक्का रख लें, कोई बर्तन बड़ा सा ले लें, उसमें एक सिक्का रख लें, नीचे वो बैठ जाएगा सिक्का। अब उस पानी को चमचे के साथ खूब हिलाएं, उसको काफ़ी हिलाएं। तो अगर पानी में डिस्टोर्शन होगी, डिस्टोर्शन मतलब कि उथल पुथल होगी। अब हम लहरें तो नहीं बना सकते, पर कहने का भाव कि उसमें एक उथल पुथल होगी। तो वो अगर आप उथल पुथल होगी तो उस पानी में से ऊपर से आप देखेंगे तो आपको सिक्का क्लियर नज़र नहीं आएगा। पर जब वो पानी साफ होगा, शांत होगा, तो आपको सिक्का पूरा अच्छी तरह नज़र आएगा। दोस्तों, हमारे दिमाग को राहु ने जकड़ा हुआ है। इंसान का दिमाग, साइंस ने भी प्रूव किया है कि सोते हुए भी कुछ ना कुछ हरकत में रहता है। और राहु एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की दिमाग में विचारों की लहर, कुछ ना कुछ अजीब हर हर तरह के विचार। अगर आप मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल है इन विचारों से बाहर निकल पाना। तो इस राहु ने इस हमारे दिमाग को जकड़ा हुआ है। तो राहु मालिक है लहर दिमागी, और हर किसी से अलग अलग तरह के वो काम करवाता है, यानी कि उनको दिमाग को उसके जकड़ कर तो सबको काबू किया हुआ है। इंसान के दिमाग को काबू कर लिया। तो दिमाग इंसान का जिसके काबू में है, तो दिमाग की लहरों का मीन्स के विचारों का। तो वो आगे तो फिर रब रखाइए जी। आगे पंडित जी लिखते हैं, बिजली कड़क भी होता है। दोस्तों, बिजली, अब आप देखेंगे कि आसमानी बिजली, अगर इसे पढ़ा जाए तो पुरातन में या उर्दू में इसे आसमानी गोला भी कहते थे, या आकाश का गोला, या गैबी गोला मीन्स कि मैंने तो कभी देखा नहीं, पर सुना है कि जब बिजली गिरती है ज़मीन पर, तो जहाँ पर गिरती है वहाँ पे एक काला सा गोला सा बन जाता है, सॉर्ट ऑफ। मैंने देखी नहीं भाई लाइफ में, ना कभी गिरती देखी है अपने सामने, टचवुड। तो बिजली कड़क भी होता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि बिजली जो चमकती है, धरती क्या है? धरती को हम कहते हैं धरती माँ, मीन्स की चंद्रमा। और बिजली की हम देखेंगे वोल्टेज बहुत पावरफुल होती है बिजली, और जब धरती के साथ टकराती है तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। यानी कि राहु को जब भी शांत करता है, चंद्रमा शांत करता है। और
आप देखें कि किसी के दिमाग, अगर जो पागल होते हैं ना, हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, ये बंदे का दिमाग सही नहीं है या भाई ये बंदा पागल है तो इसको बिजली लगाओ। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जैसे अजय देवगन की फिल्म थी, पता नहीं कौन सी थी, उसमें उसके दिमाग को बिजली बिजली लगाते हैं। तो जिसमें वो शेर व शायरी करता है कि मेरी किश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो कहने का भावार्थ कि जिसका दिमाग ख़राब हो जाए, बंदा क्या करता है, यार इसके दिमाग को ना बिजली लगाओ, करंट दो इसके दिमाग को, तो बिजली कड़क भी होता है। और दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, पंडित जी ने लिखा कि सूर्य के साथ राहु बढ़ता है, आगे पढ़ेंगे हम। तो सूर्य क्या है, कॉपर, तांबा। तो आप देखेंगे बिजली जो है वो कॉपर की वायर से ट्रैवल करती है। बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। बाहर या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जैसे होती हैं बड़े बड़े शहरों में, उनके ऊपर क्या किया होता है, उनको लाइटनिंग, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग डिवाइसेस लगाई होती हैं। वो लाइटनिंग डिवाइसेस दोस्तों क्या होती हैं कि एक रोड के ऊपर ना, एंटीने के ऊपर उन्होंने कॉपर का एक, जैसे जिसको क्या बोलें कि कॉली टाइप सी, बाउल टाइप सी ना, उल्टी उल्टी शेप की कॉपर की रखी होती है। और जब बिजली स्ट्राइक करती है तो बिल्डिंग पे नहीं गिरती, वो उस कॉपर के बॉल पे गिरती है। और एंटीने के थ्रू वायर किया होता है सारा, वो वायर सीधी जाती है, अर्थ की होती है ज़मीन में, तो सीधी की सीधी बिजली जो है वो ज़मीन में चली जाती है। और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनका बचाव हो जाता है, बिजली उन पर नहीं गिरती। आगे पंडित जी कहते हैं रंग शाम या नीला उसका। दोस्तों शाम होता है, यानी कि नीला तो आपको पता ही क्या है, कृष्ण को भी शाम कहते हैं। शाम होता है कि धुंधला, सॉर्ट, हम कहते हैं ना शाम पै गई है, मीन्स किया होता है शाम पै गई। अगर रोशनी ना पूरी रात ना पूरा दिन, मतलब कि ब्लर्ड विजन, कहते हैं ना कि धुंधला हो गया सब कुछ, अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा। तो राहु क्या है, ब्लरीनेस है, ब्लर्ड विजन। राहु एक ऐसी शक्ति है जो आपके सामने चीज़ पड़ी हो और उसको अनदेख, आप उसको देख ना पाए, या एक ऐसी शक्ति भी है कि जो आपके सामने चीज़ नहीं पड़ी उसको भी आपके सामने दिखा दे। तो ये कमाल राहु का है, काम चमक के करता है। वही बात दोस्तों कि इसके जो काम होते हैं वो चमक के होते हैं, यानी कि ये खुद तो नज़र नहीं आता, पर जो उसके काम होते हैं वो नज़र आते हैं, ऐसे नज़र आते हैं कि सबकी नज़रों में बैठ जाते हैं। जैसे बिजली चमकती है तो सबको पता चलता है चमकी। तो ये राहु महाराज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मेरे को याद आ गई, राहु मालिक है लहर दिमागी, यानी कि आइडियाज़। अब देखो जो न्यूटन था उसने सेब को नीचे गिरता देखा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। तो ये राहु की इतनी पावर है कि एक आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, वो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कि एक दिमागी ख्याल जो संसार को, पूरे संसार को हिला दे, बदल दे, वो राहु है। इतना पावरफुल है राहु। आगे पंडित जी कहते हैं शनि मंगल का हाथी होवे। दोस्तों ये शनि मंगल इकट्ठा लिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि शनि और मंगल जब भी मिलते हैं उच्च का राहु बनता है, उच्च का राहु का निर्माण होता है। शनि मंगल का हाथी होवे। दोस्तों पंडित जी ने अब हाथी क्यों लिखा यहाँ पर, शायद जिस समय ये किताब लिखी गई अगर उस समय में डायनासोर होते तो डेफिनेटली यहाँ पर पंडित जी लिखते हैं कि शनि मंगल का डायनासोर होवे, टीरेक्स होवे। और ये मजाक वाली बात नहीं है, आप सोच कर देखें कि अगर उस समय में डायनासोर होते तो कसम से यहाँ पर हाथी की जगह डायनासोर ही आता। दोस्तों जमीन का सबसे विशाल जानवर हाथी, सबसे विशाल जानवर। तो यहाँ पर पंडित जी ने राहु की विशालता डेमोन्स्ट्रेट की है कि राहु कितना विशाल है। आप देखें कि हाथी हमारे सामने खड़ा हो और अगर वो पागल हाथी हो तो हमारे पसीने छूट जाएंगे। और देखेंगे कि आप पुरानी फिल्मों में देखें या पुराने राजे महाराजे क्या करते थे कि इसका सर हाथी के पाँव के नीचे कुचल दो, इस बंदे का सर हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दो। हाथियों पे जब राजे महाराजे बैठते थे तो उनकी अलग सी शान होती थी।
तो यानी कि राहु के आगे सब सब छोटा है। जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे उसको कौन तारे। आगे पंडित जी लिखते हैं पदम शर्म भी बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर पदम का मतलब होता है कि जैसे होते हैं ना मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियंस, जिलियंस, यानी कि बहुत सारे। अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें, समझने की कोशिश करें तो अनगिनत, अनंत, इन्फिनिटी। बेसिकली अगर इसका वर्ड में अगर जो साइंस स्टूडेंट है वो समझ पाए तो राहु एक इन्फिनिटी है। हम बोले ना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, क्या जवाब होगा? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। एक हम जब पता नहीं धारावाहिक मैंने देखा था कि एक जब शंकर जी पैदा हुए, मीन्स की शंकर जी सॉरी पैदा हुए या जो भी है, जो कहने का भावार्थ ये है कि जब सृष्टि ब्रह्मांड बना तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ, और शंकर ने एक अग्नि का वहाँ पर एक बना जो दरिया, और उसने कहा कि एक तुम एक छोर को ढूंढो, तुम दूसरी छोर को ढूंढो, और जिसने पहले पकड़ा वो महान होगा। तो सॉर्ट ऑफ यानी कि ये सीरियल देखा था मैंने, तो सॉर्ट ऑफ यानी कि इनफाइनाइट था। और अगर आप देखें कि जब ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ये भी एक स्टोरी मैंने देखी है। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए विष्णु भगवान जी की नाभि से एक कमल में, तो वो कमल के अंदर घुसे और कितनी सदियां उस कमल की स्टेम में या कमल में वो ट्रैवल करते रहे, जानने के लिए कि मेरा कौन है जिसने मेरे को पैदा किया है। तो ये भी एक स्टोरीज है, अगर हम अपना धर्म ग्रंथ पढ़ें तो उनमें आपको मिलेगी। तो यानी कि अनंत राहु, केतु क्या है, मैं हमेशा ही कहता हूँ केतु अंत है और राहु अनंत है। शर्म भी बनता है। अब शर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो शर्म का मतलब है वो स्त्रियों की जो से शर्म होती है वो शर्म नहीं है। यहाँ पर शर्म का मतलब है खजालत। खजालत मतलब कि इंसल्ट, डिसऑनर, डिसग्रेस, बेइज्जती। आप देखें कि जब आप बड़े महान हैं या बड़े मशहूर हैं, पर आपका जो एक तरह से आपने कुछ काम किया, कलंक लग गया, बेइज्जती होगी, डिसऑनर होगी, डिसग्रेस होगी, अपमान, अपयश, कुछ भी कहे सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पर ये समझाने की पंडित जी ने बात की है कि वो भी राहु के साथ लिंक्ड है। आगे पंडित जी कहते हैं चंद्र को ये मध्यम करे तो, यानी कि चंद्रमा को थोड़ा सा मध्यम कर देता, ग्रहण सूरज को करता है और सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो ये राहु के बारे में पंडित जी ने बहुत प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कही हैं। आगे पंडित जी लिखते हैं गुरु के साथ धुआं हो तकिया, बुध को उड़ता करता है। दोस्तों तकिया अगर नॉर्मल वे में समझना है तो तकिया क्या है, पिल्लो है जिस पर हम सर रखते हैं। पर थोड़ी सी अगर गहराई में जाना है तो गुरु के साथ धुआं हो तकिया, धुआं क्या है, फिर राहु है। और तकिया क्या है, अगर तकिए को समझें तो तकिया दोस्तों, तकिया अकेला पिल्लो नहीं है। अगर इसको गहराई में समझने की कोशिश करें तो तकिया बहुत कुछ बताता है। तकिया इट मीन्स जब हम तकिए पे सर रख के सोते हैं तो हमें आराम मिलता है, चैन मिलता है, नींद अच्छी आती है, ख्वाब अच्छे आते हैं, यहाँ हमारे सर को सपोर्ट करता है। और राहु ने हमें पकड़ा कहाँ से हुआ, सर से। और जो सर है उसमें अगर आप देखें तो बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, विजडम है। तो अगर राहु के साथ बृहस्पति हो तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक का जो आराम होगा, जो चैन होगा, जो नींद होगी, जो इस्तराहत होगी और जो ट्रस्ट होगा दूसरों पर, वो बिल्कुल ही ज़ीरो होगा या कम होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बैटिंग देता हूँ बृहस्पति और राहु की, नोट कीजिएगा। जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति और राहु इकट्ठा होंगे
ऐसा जातक लाइफ में कभी ना कभी बेहोश होके गिरा जरूर होगा या बेहोश हुआ होगा। तो यहाँ पर तकिया अगर और गहराई में जाए तो तकिया क्या है, गद्दी भी कह लें साधु की। अगर बृहस्पति साधु है तो क्या हो गया, तकिया गद्दी क्या होगी, केतु। तो गुरु के साथ राहु होगा तो कहीं ना कहीं केतु खराब हो जाएगा। बुध को उड़ता करता है। बुध क्या है, बुध को उड़ता करता है तो बुध कहाँ होता है, बुध बेसिकली कहाँ होता है। कभी पंजाबी में बात करने लग पड़ा था, सॉरी। मैं कभी हमने कहा है कि हम कहते ना कि यार इस जातक की ना, पंजाबी च कहावत है, यदि अक्ल ना गिट्टियां च है। हम कहते हैं पंजाबी में यार इस बंदे की तो अक्ल जो है ना वो एड़ियों में है। तो बुध को उड़ता करता है, यानी कि बुध जो है 12वें घर में नीच का हो जाता है। बुध अगर उड़ गया तो कहाँ पहुंच गया, 12वें घर में। तो यहां पर क्या हो गया, बुध खराब हो गया। तो गुरु के साथ राहु का जो योग है ये काफ़ी अच्छा नहीं माना गया। इस कंडीशन में ऐसा जातक जो है परेशान रहता है, बेहोश हो सकता है, बुद्धि जो है वो क्षीण हो सकती है, बुद्धि उसकी जो है वो धुएं की तरह धुंधली होगी, चीज़ें उसको जल्दी कुछ समझ में नहीं आएंगी, या वो समझ नहीं पाएगा, या दूसरों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता, या उसको लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। चले मैं इतना गहरा नहीं जाना चाहूँगा। रहे शुक्र का शत्रु हरदम, सरदार केतु हो चलता है। तो जो राहु महाराज हैं वो शुक्र का हमेशा ही शत्रु है, यानी कि शुक्र को खराब करता ही है। तो शुक्र को खराब करेगा कौन, करेगा राहु। और सरदार केतु हो चलता है, और जो केतु का सरदार है यानी कि केतु का मालिक है। केतु ने कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको अर्पण कर दूं, काल आगे है मेरा। तो केतु ने हमेशा ही राहु को अपना सरदार माना है। तो यही यहाँ पर कहने का भावार्थ है। आगे पंडित जी लिखते हैं, बोचाल आतिशी जिस्तम होवे, खून अचानक करता है। दोस्तों बोचाल आपको पता है कि धरती जो जो हिलती जुलती है, हिलजुल करती है, उथल पुथल मचा देती है, सत्यानाश कर देती है। आतिशी, दोस्तों आपने दिवाली पर कहा होगा आतिशबाजी चलानी। आतिशबाजी अनकंट्रोल्ड फायर, अचानक विस्फोट, ब्लास्ट, जंगल की आग, अनकंट्रोल्ड फायर, काफ़ी चीज़ें निकल आ सकती हैं। भूचाल जरूरी नहीं कि धरती का भूचाल हो, उथल पुथल, मैस, विनाश, जिस्तम हो गए, यानी कि राहु जब भी अनकंट्रोल्ड होगा, जैसे कि आपने देखा कि अब राहु देव जी थे, आद्रा नक्षत्र में आए हुए थे, पूरे अपनी पावर में थे मिथुन राशि में, तो क्या कुछ रंग दिखाए उन्होंने, आउट ऑफ कंट्रोल सारा संसार ही त्राहिमाम कर उठा। खून अचानक करता है, खून अचानक, खून क्या है दोस्तों, मंगल। अचानक मीन्स कि सडन, यानी कि कहीं ना कहीं से मंगल को खराब करेगा, या खून मंगल क्या है, मंगल कार्य, किसी ना किसी खुशी को गमी में बदल देगा। यानी कि अचानक से आपने देखा होगा कि बंदे किसी की मैरिज फिक्स होती है, मैरिज की डेट हो जाती है, तय हो जाती है, और सडनली मैरिज से कुछ दिन पहले किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, ऐसी कारनामे। यहाँ आपने देखा होगा कि बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर्सन एकदम से शादी करने के लिए घोड़ी पर चढ़ा, स्टेज पर चढ़ा, एकदम से उसे हार्ट अटैक आया, ख़त्म। यानी कि किसी भी काम में खलल डाल देना, यानी कि यू टर्न, जिसको हम बोलते हैं आयरनी। इंग्लिश में जब हम थीसिस लिखते हैं, पोइम्स लिखते हैं, या कुछ कविताएं लिखते हैं, तो आयरनी सिचुएशन या आयरॉनिकल सिचुएशन, कि हम सोच कुछ हो रहे होते हैं और दे यू टर्न, पता नहीं क्या हो गया। गर्मी सूरज से और भी बढ़ता, यानी कि राहु जो है गर्मी से और सूरज से और भी बढ़ता। दोस्तों गर्मी क्या है,
गर्मी ज़रूरी नहीं कि जो मौसम गर्मी का, इंसान के अंदर की गर्मी, गुस्सा, तेज, जवानी की आग सूरज से और भी बढ़ता। सूर्य की धातु कॉपर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी पहले। सूर्य क्या है? अहंकार, ईगो। एक चीज़ को ना पकड़े, जब भी आप लाल किताब सीखें हर तरफ से घुमा दे। सूर्य यही नहीं कि पिता ही है, सूर्य ईगो, अहंकार। पंजाबी का वो गाना ना, मौत मार दी ना बंदे नूं तां ईगो मार दी, बड़ा प्यारा गाना है। तो ईगो जो होती है, अहंकार, वो भी इसको, राहु को और बढ़ावा देता है। ठंडा चंद्र से होता है। चंद्र क्या है? माँ, अच्छापन, मन, शांति, मेडिटेशन, अच्छे विचार, कामनेस। तो राहु को अगर कंट्रोल करना है तो हमेशा ही चंद्र के साथ कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीज़ पंडित जी ने बताई है। आगे पंडित जी ने लिखा, हड्डियाँ पुष्ट या सीना मर्द की हाथ के नाखून होता है। तो दोस्तों हड्डियाँ, आपको पता है हड्डियाँ पुष्ट होता है। पुष्ट के काफ़ी मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं। पुष्ट बैक भी होता है, पुष्ट टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, पुष्ट होता है कमर के बल लेटा हुआ, या पुष्ट होता है कि जो स्ट्रेट ना हो। तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, या कुब निकला हुआ, या अगर इसको एग्जैक्ट वे में पकड़ूँ तो शोल्डर ब्लेड्स, हमारी पीठ पर जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उनकी बात की है पंडित जी ने, या सीना मर्द की। अब पंडित जी पता नहीं, हर बार मैं जब सोचता हूँ कि पंडित जी हमेशा ही मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फीमेल्स को नहीं, और क्यों? यहाँ पर ये बात की है, जो सीना मर्द की बात की है वो रिब्स की बात की है दोस्तों। और पुराने ज़माने में कहा गया है, जब आदम या ईव की बात, एडम इंग्लिश में बोलें तो एडम और ईव की बात करें, पंजाब में हम उसे आदम बोलते हैं, जो पहला मनुष्य था। एडम और ईव की बात करें तो कहते हैं, कहानियाँ हैं कि जब ईश्वर ने ईव को बनाया तो एडम की जो रिब निकाल कर वहाँ से ईव को बनाया गया। और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो रिब्स होते हैं, तो जो औरत के जो रिब्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द। पर साइंस ने प्रूव किया है कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उन दोनों के रिब्स जो होते हैं वो 12-12 ही होते हैं गिनती में। हाँ, एक फॉल्स रिब्स होते हैं, या कुछ आपने देखा होगा कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लड़कियां अपने रिब्स निकलवा कर थोड़ी सी स्लिम हो जाती हैं, फॉल्स रिब्स जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद बात करें कि यहाँ पर सीने का क्या मतलब है। दोस्तों सीना यहाँ पर ये नहीं है कि ये मैं बड़ा महान हूँ, पावरफुल हूँ। अगर देखें कि इंसान कोई भी हो, जब वो किसी चीज़ को पा लेता है, खुश हो जाता है, तो उसको सीने से लगाता है, उसको सुकून मिलता है सीने से लगाकर, अचीवमेंट। और अगर उसको चीज़ वो ना मिले तो वो कहता है मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और दूसरी बात देखिए तो ये जो रिब्स होते हैं इन्होंने किसको जकड़ा हुआ? लंग्स को, जो एक्सपैंड करते हैं या हवा को बाहर अंदर निकालते हैं, बृहस्पति। तो अब यहाँ पर पंडित जी ने स्पेसिफिकली इनको क्यों इंपॉर्टेंस दी है, आई एम नॉट श्योर, और जिसके बारे में मैं ज़रा श्योर नहीं हूँ उसकी बात मैं आपको साफ बता देता हूँ। हाथ के नाखून होता है, तो जो हाथ के नाखून है वो राहु है दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने ये कहा। तो आपने देखा होगा कि हाथ के नाखून वैसे तो लड़के बढ़ाते नहीं है, लड़के ही बढ़ाती हैं। और अब क्यों बढ़ाती हैं, गॉड नोज। आगे बात करें, आंख, चश्म, आवाज हो आती, फैसला कुन राहु होता है। तो दोस्तों आगे पंडित जी ने बात की, आंख, चश्म, आवाज हो आती। आंख दोस्तों ये नॉर्मल आंख नहीं है, ईवल आई है। ये वो आंख की बात कर रहे हैं जो हम किसी पर रखते हैं, है ना यार, मंडिया तेरते आँख रखी हुई है, बाहर ना निकले यार कुड़ी, या उस लुटेरे ने हमारी प्रॉपर्टी पर आँख रखी हुई है,
या उस कमीने ने देखो वो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा है। तो ये उस आंख की बात की है, ईवल आई। चश्म दोस्तों उर्दू का वर्ड है चश्म। चश्मे से तारा भी यूज हुआ है एक शेर में। तो चश्म क्या होता है दोस्तों? चश्म देखिए चश्मा भी बना वर्ड, पर चश्म क्या होता है दोस्तों? चश्म होता है खाई, कैविटी, गहराई, कुछ होलोनस जिसको बोलते हैं। कि आपने देखा होगा कि आपने फिल्मों में देखा होगा ना, एक एक गोला सा होता है, या अगर आपने सोनिक फिल्म देखी हो, मेरे बच्चे बड़े देखते हैं, तो वो रिंग में क्या करते हैं, एक गोला सा बन जाता है और उसमें टाइम ट्रैवल करते हैं। या जो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, वॉर्म होल के बारे में जिनको जानकारी है, ग्रेविटेशनल वेव्स और वॉर्म होल, जो आई थिंक सो न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने आई थिंक सो कॉन्सेप्ट दिया था। चश्म, चश्म की बात दोस्तों, कोई भी वॉर्म होल, कोई भी खड्डा, कोई भी गहराई, कोई भी पिट, कोई भी कैविटी जो होती है वो राहु से रिलेटेड होती है। आवाज हो हाथी। अब आवाज की, हाथी की आवाज की बात क्यों की है? तो दोस्तों आवाज की बात करें तो जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस पढ़ी है, जिन्होंने पता होगा कि जो ह्यूमन ईयर है, जो हम इंसान है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक, एच जेड जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था चौथी के 5वीं क्लास में, उसके बाद तो कभी गौर नहीं किया। तो उस फ्रीक्वेंसी, आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी तक आवाज़ सुन सकते हैं, उसके ऊपर की आवाज़ जो है इंसान सुन नहीं सकते। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है, जैसे कि कुछ वेव्स जो लाइट की वो हम देख नहीं सकते। जो हाथी होते हैं दोस्तों, वो जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वार्तालाप करते हैं, तो कहते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो 5 से 6 मील दूर तक जाती है। तो अगर किलोमीटर में करें तो कम से कम 7, 8, 10 किलोमीटर हो ही जाएंगे, यानी कि इतनी दूरी तक, और वो इंसानों को सुनाई नहीं देती। तो कितना कमाल है, वो एक दूसरे के साथ अपना गुस्सा, अपना जो भी सारा कुछ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, इतनी दूरी तक वो उनकी आवाज़ तय करती है, इतनी दूरी तक उसकी आवाज़ की मार। और ये शायद पंडित जी ने इसलिए लिखा कि वो आवाज़ इंसान नहीं सुन सकता। तो एक एक गैबी चीज़ जो है, जो राहु क्या है, जो जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा कि जो जो समझ में नहीं आता, जो दिखता नहीं है, जो होके भी नहीं है और जो ना होके भी है, वो राहु है। आगे पंडित जी लिखते हैं फैसला कुन राहु होता है। तो फैसला कुन दोस्तों आखिरी इम्तिहान, यस या नो, करो या मरो, या यूँ कहे कि राहु किसी की सुनता नहीं। राहु ने जो करना है वो उसका आखिरी फैसला है, ये फुल एंड फाइनल जिसको बोलते हैं, तो वो राहु है। आगे पंडित जी कहते हैं शमशान बैठे आसमान है उड़ता, उच्च पाताल में होता है। दोस्तों शमशान 8वें घर की बात की है, मंगल और शनि का घर, तो मिलकर उच्च का राहु निर्माण करते हैं कि वहाँ पर बैठता है, आसमान में उड़ता है, खाना नंबर 12। और खाना नंबर 6 जिसको पाताल माना है उसमें उच्च का होता है। मंगल कुंडली बैठे 12, खत्म राहु हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं। जब मंगल 12 किया था तो हमने डिस्कस किया था कि मंगल जब 12 होता है तो यानी कि महावत अब हाथी को कंट्रोल करेगा, तो ऐसे में मंगल 12 के समय पर राहु जो होगा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, उसका कोई भी शरारत नहीं होगी। तो ये मंगल 12 के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। आगे पंडित जी लिखते असल बैठक गुरु मंदिर होवे, 11 गुरु को मारता है। तो दोस्तों की बैठक मैंने हमेशा ही बताया कि दूसरा घर राहु केतु की बैठक है। तो जैसा मैंने एग्जांपल दी कि हमारे इंसान के कंधों पर जैसे कुछ लोग मानते हैं कि एंजल्स बैठे हुए हैं, एक अच्छा लिखता है एक बुरा लिखता है। तो यहाँ पर बैठक क्या होती है कि जब हम कुछ डिस्कस करते हैं अच्छा बुरा क्या किए, तो खाना नंबर 2 जो है वो राहु केतु की बैठक है, और यहाँ पर बैठकर ये जो भी है अच्छा बुरे का वो लिखता है। 11 गुरु को मारता है, और खाना नंबर 11 में गुरु को ख़त्म करता है या ख़त्म करने की कोशिश करता है। सूरज को घर 5वें तारे, दोस्तों खाना नंबर 5 में
इनफैक्ट कि जहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगाता है, पर वही खाना नंबर 5 में बैठकर सूरज को घर 5 में तारे। तो अगर खाना नंबर 5 में राहु हो तो यानी कि यहाँ पर सूरज को तारे का मतलब क्या है दोस्तों, खाना नंबर 5 का राहु वाला जो इंसान होगा बड़ा रिसर्ची होगा, बहुत रिसर्ची होगा। उसका जो 5वां अगर पुत्र संतान है, उसका जो पुत्र होगा वो ओवर एक्टिव होगा, एक अजीब सी उसमें एनर्जी होगी और कहने से बाहर होगा और बहुत बलवान होगा। तो यहाँ पर बैठकर खाना नंबर 5 में राहु जो है, राहु क्या है, किसी भी जहाँ पर भी बैठता है उसको एकदम से एक्सपेंशन है, एक ब्लास्ट है। तो जहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगाता है, पर सूर्य के घर में बैठ के उस घर को फ्यूचर है, तो राहु है ही एक्चुअली फ्यूचर है, तो उसको एकदम से इंक्रीमेंट कर देता है। कसम पाप चौथे करता है, तो खाना नंबर 4 में बैठकर पाप ना करने की कसम खाता है दोस्तों। पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी एक और बात क्लियर कर दूँ, खाना नंबर 4 में बैठकर राहु पाप ना करने की कसम खाता है, पर कब तक, जब तक चंद्रमा डैमेज ना हो रहा होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा डैमेज हो रहा होगा, यानी कि कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा डैमेज होगा, तो दोस्तों जब हम कसम खाते हैं, किसकी खाते हैं कसम, आप जब भी खाते हैं मोस्टली कि माँ कसम, डायलॉग है ना, माँ कसम, या कसम जब हम खाते तो हमने देखा होगा मोस्टली जो एक्शन करते हैं, हम गले पर हाथ रखकर पिंच कर गले को बोल देंगे यार मैं कसम खा रहा हूँ। तो गला क्या है, खाना नंबर 2 जहाँ पर चंद्रमा की उच्च की एनर्जी है और वैसे भी चंद्रमा। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा ऑलरेडी डैमेज हो रहा होगा या ख़राब होगा तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। खाना नंबर 4 में मैंने देखा कि राहु के कमाल बड़े अजीब अजीब देखे, बहुत परेशान करता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये राहु की एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज शनिवार है, तो आज से हम राहु देव की सीरीज स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 हफ्ते लगेंगे हमें, और अगर राहु देव जी की कृपा बनी रहेगी तो हम बहुत जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको मैंने अभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसी इंट्रोडक्शन पे। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम करने जा रहे हैं शुरू राहु देव खाना नंबर 1 से लेके 12 तक, लाल किताब 1941 के अकॉर्डिंगली। और हमसे जुड़े, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि लाइनों का क्या मतलब है, और 1-2 एरर भी है उसको भी रेक्टिफाई करेंगे, और इसको डिटेल में गहराई में, जैसे कि हम हमेशा ही जाते हैं समझते हैं, इस गैबी समंदर में डुबकी लगाएंगे। आप हमारा साथ दीजिएगा और धन्यवाद। तो मित्रों हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको ये सारी जो इंट्रोडक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर कुछ और भी है मैसेज इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में, राहु के बारे में, तो वो भी हमें गाइड कीजिएगा। साउंड मैंने चेंज कर दी है, काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज मिला कि साउंड जो है वो बहुत भयानक है, जो इंट्रो साउंड है तो उसको चेंज कीजिए, तो वो मैंने चेंज कर दी है। और अब जब इसको थीम मेरे को बड़ी अच्छी लगी, राहु को डिफ़ाइन करती है, और अब जब हम बारी बारी ये खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में जाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद। कर भला हो भला, अंत भले का भला, जय राहुदेव। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और क्या पता जब इसको आप लाइक शेयर कमेंट करें तो आप पर राहुदेव की कृपा हो जाए। धन्यवाद।